और इस बीच एसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एसीबी के महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। हेल्पलाइन का उस पर इमीडिएटली हमसे संपर्क करें और इस केस के बाद लोगों का विश्वास पुख्ता होना चाहिए कि हम और हमारी टीम सक्षम है उसको किसी भी हद तक, किसी भी ऊंचे से ऊंचे पद का अगर कोई झांसा देके ठगी कर रहा है या भ्रम देके लोगों से पैसे ले रहा है तो हम उसको एक्सपोज करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, क्योंकि आज कई भ्रांतिपूर्ण मैंने रिपोर्ट कहीं पढ़ी कि लोगों को भ्रम है कि ऐसे हो रहा है, और अब तक जो हमारी तफ्तीश हुई है उसमें आरपीएससी के कल के बाद आज तक अभी भी जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, पूछताछ हुई है, उसमें आरपीएससी के किसी सदस्य का, किसी अधिकारी का, किसी भी कर्मचारी का न तो कोई संपर्क इन लोगों से होना स्थापित हुआ है, न आरपीएससी से कोई सूचना, कोई दस्तावेज किसी भी परीक्षा के संबंध में इनके मार्फत से लीक हुआ हो, ऐसा सामने आया है। कल प्रेस नोट में जो मोटी मोटी बिंदु थे वो कल हमने आपसे शेयर कर दिए थे। अब आज हमने इनको पेश करने के बाद माननीय जज साहब ने इनको 15 दिन के लिए जेसी किया है। अब हम इनका जो मोबाइल डेटा है, सीडीआर है, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, इनके अकाउंट लेके उसका विश्लेषण करेंगे और उसमें जो भी चीज़ें तफ्तीश के लिए आएंगी उस पर तफ्तीश करके, और इनको ज़रूरत होगा हम इनको पीसी पुलिस रिमांड पे लेंगे और इसकी एक एक चीज़ का हम इसका खुलासा करेंगे। थैंक यू सर। अब हाँ प्लीज़ सर, अब तक जो है जांच में क्या तथ्य, गोपाल केसावत इसके अलावा जो है और लोगों से भी टच में था, कोई प्रभावशाली व्यक्ति था जो पार्टी में पावर है उसे टच में था, किन किन लोगों से टच में आना सामने आया? अभी तक गोपाल केसावत का किसी भी आरपीएससी के मेंबर से या किसी भी भर्ती प्रक्रिया की संस्था से जुड़े होने का कोई साक्ष्य, कोई इंडिकेशन हमारे पास नहीं आया। सर, अभी आप बता रहे हैं जैसे इनका मोबाइल डेटा जो खंगालेंगे जी, तो आप जैसे मोबाइल डेटा के अंदर भी सर खंगाल चुके हैं जिससे अपन साबित कर सके कि उनका कोई रोल नहीं है आरपीएससी सदस्य का? अभी तक नहीं आया है, अभी तक किसी से कोई संपर्क होना नहीं तो आया। सर इनको रिमांड भी नहीं लिया आपने? मैं कह रहा हूँ अब दो महत्वपूर्ण चीज़ जिसका विश्लेषण हमें करना है और जिसके लिए हम इनको जब ज़रूरत पड़ेगी हम रिमांड पे लेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है इनके बैंक अकाउंट का विश्लेषण करना और इनके आपस में, इन दोनों तीनों का आपस में संपर्क, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे क्या संपर्क और कनेक्शन क्या रहा है, और बाहर किसी से संपर्क अगर रहा हो तो। मोटा मोटा तो ठगी का मामला है टोटल अभी, मोटा मोटा ठगी का मामला। तो एसीबी इसमें इन्वॉल्व कहाँ से हो गई, और एसीबी अगर इन्वॉल्व हो भी गई तो हाँ, उसको ट्रांसफर करके संबंधित थाने को केस क्यों नहीं लगी थी जब ये ठगी का ही मामला है? अभी तक ठगी का मामला है, लेकिन ठगी लोक सेवक के जरिए काम कराने के नाम पर लिया गया है। 24 घंटे में हम कानूनन इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि किसी पब्लिक सर्वेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आज हम कंक्लूड करके नहीं कह सकते कि ये पीसी एक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमें जो शिकायत प्राप्त होती है, एफआईआर के स्टेज पे जो शिकायत प्राप्त हुई है उसमें उसने ये भ्रम दिया है कि मैं आरपीएससी मेंबर से काम कराऊंगा। उससे आज तक 2 दिन का समय निकल गया। 2 दिन में हमने जो इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें किसी पब्लिक लोक सेवक की भूमिका अभी तक सामने नहीं आई है। इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, सारे चीज़ उसके देखे जाएंगे कि कब इसने किसको बुलाया, जब पैसे लिए वो कहाँ जमा कराने थे, क्या इन्होंने पहले भी संपर्क किया है, इस जो अभी बीच के 2 लोग दलाल जो आए हैं इनसे इनका क्या संपर्क रहा है, उसको एक्सपोज करना इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। हम उसके बाद हम जो भी साक्ष्य आएगा विश्लेषण करके निर्णय लेंगे। सर, और भी लोग हो सकते हैं क्या इसके शिकार? ऐसा कुछ आपकी कार्रवाई के अंदर इन्वेस्टिगेशन में वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। देखो, कल तो हमने केस किया है, अगर किसी का आता है नाम तो हम उनसे संपर्क करके पूछेंगे कि उनको क्या कहा गया या किसी और से। देखिए, संभव है कि कल मुकदमा दर्ज हुआ, आज अखबारों में आया ये, अगर कोई और इनके विक्टिम अगर पीड़ित रहे होंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो लोग सामने आएंगे और हमारे भी इन्वेस्टिगेशन में किसी और का नाम आता है जिनको इन्होंने कांटेक्ट किया हो तो उनसे पूछेंगे किस मामले में क्या रहा।
सर रिमांड क्यों नहीं मांगे? क्यों अगर कोई चेन में अगर और लोग भी तो उन्हें तो भागने का वक्त मिल जाएगा, जैसे सुरेश धाका नहीं भाग गया नहीं तो सर। नहीं, देखिए रिमांड नहीं लेने का कारण हमारा बड़ा स्पष्ट है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, जो उसके बैंक स्टेटमेंट का डेटा है, उसको एक बार हम छानबीन करके पर्याप्त सामग्री हमारे पास आ जाए ताकि जिसके आधार पर हम उनसे पूछताछ कर सकें। सर आरपीएससी सदस्य जैसे बाबूलाल खटारा हैं और भी जो कुछ सदस्य हैं जो पहले भी संदिग्ध रह चुके हैं, तो हो सकता है अब भी चाहे बाबू खटारा से इनका संपर्क ना हो या किस? अभी तक मैंने जो छानबीन हमने और हमारी टीम ने किया है, किसी भी आरपीएससी के मेंबर से कोई संपर्क इन तीनों से किसी का होना नहीं पाया गया। सर परिवादी कैसे संपर्क में आया और क्या ऑफर था जो परिवादी को एग्जैक्टली गोपाल केसावत ने दिया? अगर आप परिवादी से गोपाल केसावत डायरेक्ट संपर्क में नहीं आए हैं। परिवादी से जो संपर्क किया गया वो यह कह के किया गया कि तुम्हारा ओएमआर शीट में तुम्हारे इतने नंबर हैं, इतने में सिलेक्शन नहीं होगा, हम ओएमआर शीट चेंज करा देंगे और आरपीएससी मेंबर से हमारा संपर्क है, ओएमआर शीट चेंज करा के तुम्हारी भर्ती करा देंगे। तो उसको सर ओएमआर शीट दिखाई थी, वो कहाँ से दिखाई इन्होंने जो उसकी नंबर? ओएमआर शीट इन परीक्षा जब होती है तो कैंडिडेट को एक कॉपी ओएमआर शीट की दी जाती है। वो ओएमआर शीट इनके पास थी, कैंडिडेट के द्वारा प्रोवाइड की वो ओएमआर शीट थी। वो देख के इन्होंने कहा इसमें तुम्हारे इतने नंबर बनते हैं, इतने नंबरों में तुम्हारा सिलेक्शन होना मुश्किल है। ओएमआर शीट किससे बदलवाता? नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन कोई संपर्क कहीं किसी से नहीं है। ओएमआर शीट किससे बदलवाता, ये शुद्ध ठगी है। अभी तक जितनी आई है कोई चैनल अभी तक सामने नहीं आया है कि इसके पास कोई साधन संपर्क थे कि ओएमआर शीट की बदलवाने की हैसियत रखता था। सर 4 लोगों का चेन क्या एक बार आप अगर बता दें? परिवादी, मिडिलमैन, गोपाल केसावत। नहीं, वो आपका ओएमआर शीट वाला जो प्रश्न है, ओएमआर शीट जब परीक्षा खत्म होती है एक कॉपी कैंडिडेट को कार्बन कॉपी मिल जाती है, उसके बाद वो स्कैनर से रीड होके डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। अब ओएमआर शीट अगर कोई चेंज भी करे पूरी प्रक्रिया में, जबकि उसके कोई साक्ष्य कहीं नहीं है, तो ओएमआर शीट कॉन्फिडेंशियल डेटा है, इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट हो के आरपीएससी में पड़ा हुआ है, तो ओएमआर शीट कोई बदल ले लगभग असंभव है। सर एक बात बताइए सर, हाँ। ये जो गोपाल है इसका पॉलिटिकल एफिलिएशन रहा है पास्ट में, ये पहले एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा है, चेयरमैन रहा है, तो आप इस चीज़ को पूरी तरह से रूल आउट कर रहे हैं क्या कि भाई इसका आरपीएससी से कोई एफिलिएशन होगा नहीं, जो ये इतने कॉन्फिडेंस से ओएमआर शीट चेंज कराने की बात कर रहा था, इसको आप रूल आउट कर रहे हैं क्या? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इसको पुख्ता तौर पे रूल आउट कर रहा हूँ। कोई चीज़ नहीं आई है इसके किसी भी सरकारी व्यवस्था से इसके संपर्क होने के। लेकिन इसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स या इसके और कन्वर्सेशन से इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट तो आप करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे। इनके तीनों के कॉल डिटेल लेकर के, इनके बैंक स्टेटमेंट लेकर के, उसका विश्लेषण, आपस में कनेक्टिविटी देख के हम उसकी तफ्तीश करेंगे। इन्होंने किसी और कैंडिडेट से संपर्क किया हो उससे हम पूछेंगे और फिर उसके बाद रिमांड लेकर के ज़रूरत होगी आगे पूछताछ करेंगे। क्योंकि ये तो एक कंप्लेनेंट है जो आपके पास आ गया जी, लेकिन ये एग्जाम 14 मई को हो चुका था जी। तो अब तक में हो सकता है कुछ कैंडिडेट ने इसके साथ मनी ट्रांजैक्शन किया हो, उसका कुछ अभी तक आपके उसमें आया हो या आपकी वेरिफिकेशन के टाइम पे वो चीज़ आई हो कि कुछ और कैंडिडेट्स ने भी? नहीं, वेरिफिकेशन में अब तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है कि इस एग्ज़ाम में किसी और कैंडिडेट ने इनको कांटेक्ट किया हो। लेकिन वो पिछला जो डेटा है सीडीआर का और उनके जो चैट एनालिसिस है वो अभी हम कर रहे हैं, हम और हमारी टीम कर रहे हैं। उसको करने के बाद फिर हम आगे उसमें तो बढ़ेंगे। सर उसके बाद ही जब आप ये डेटा एनालिसिस कर लेते उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं ना सर? फिर आज के आरपीएससी के लिए बुलाई गई कॉन्फ्रेंस? नहीं, आरपीएससी के लिए नहीं बुलाई। आरटीएससी को क्लीन चिट देने की? नहीं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप इसको अगर ऐसे समझ रहे हैं तो आप आज़ाद हैं समझने को। मुझे आज इसको बुलाने की अर्जेंसी इसलिए हुई, मेरी चिंता ब्यूरो के बारे में उतनी नहीं है जितनी उन कैंडिडेट्स के बारे में है जिनको आज की रिपोर्ट पढ़ने के बाद भूले भटके कहीं ये भ्रम हो गया हो कि ऐसा हो सकता है। तो उनको आपके माध्यम से, इसलिए मैंने शुरू में यही कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यही था, आपके ज़रिए मैं सारे कैंडिडेट्स को, लोगों को अश्योर करना चाहता हूँ परीक्षा की अब तक की हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ आई है, एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी इंटैक्ट है,
लोगों को ऐसे दलाल ठग मिलें तत्काल हमारे पास है. And let this go as a glowing example that ACB and its team is committed to go to the last man who is involved in cheating. But sir, the main accused जो Yeah. गोपाल केसावत है, Yeah. he is not just any Tom, Dick and Harry कि वो किसी को बोल के चीटिंग कर लेगा. He has had political affiliations, which you cannot deny. तो He has had किसी political substance से तो बोल रहा होगा OMR सीट के बारे में, वो चीज़ तो मतलब वो बिना सब्सटेंस के तो कैसे बोलेगा. और 40-40 लाख रुपए उसने पहले 40 लाख रुपए डिमांड की, फिर वेरिफिकेशन के बाद में 25 पे आया और फिर 18-50 में आपने उसको पकड़ा. तो विदाउट एनी सब्सटेंस, अगर एक अंडरस्टैंडिंग है कि विदाउट एनी सब्सटेंस तो कैसे करेगा. तो अभी तक के उसमें This is your conjecture. The factual position is, as of today, there is nothing to indicate that he has any links with anybody in RPSC or any examination system. But will you investigate his links with RPSC or not? We will investigate his possible link with any other exam agency also. Why only RPSC? We will. So that the message goes to the people that the integrity of the whole process is intact. And if it is not intact, then we will find out where is there any problem. But fact remains that as of today, nothing has been found. सर वो तो ये तक कह रहे हैं कि 4 से 5 आरएस लगा चुके ऑलरेडी. आप देखिए, झांसा देने के लिए कोई किसी को कुछ भी कह सकता सर है. ये ग्रुप किसने बनाया था इन चारों में से? सबकी भूमिका है इसमें. ऐसा किसने तैयारी की थी कि अपन ऐसा करते हैं? चेन ऑफ एक्यूज्ड, हम ऐसा करेंगे तो इतना पैसा आएगा. कोई तो एक होगा इसमें सरगना, किसने तैयारी की होगी कि अपन प्लान करते हैं ऐसे ठगेंगे आरपीएससी के नाम पे. इतना बड़ा आदमी इन्वॉल्व हो गया तो उसमें कौन ऐसा शुरुआत कैसे हुई, कहाँ मीटिंग हुई, कैसे हुई, पता लगा. ये give us some time to investigate. We have registered FIR only yesterday. नहीं तो ठगी का मामला आपके सामने तो ये भी आ गया वो किसने ग्रुप बनाया था. आएगा सर मेरा सवाल है जी. परिवादी विकास को जब OMR सीट खुद की मिली हाँ तो उसने कहा कि मेरी बहन ने भी एग्जाम दिया है. हाँ. उसने भी उसका रोल नंबर बताया. हाँ. तब उसको ये कहा कि आपकी बहन ने फॉर्म भरा था लेकिन वो एब्सेंट थी. तो उनको कैसे पता चला कि इसने एग्जाम ही नहीं दिया? अंदर की डिटेल सर. दिस इज नॉट अ फैक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ये आपके पास जो अगर आया है कहीं से तो. और वास्तव में उसकी बहन ने एग्जाम नहीं दिया था. ये फैक्ट बात है जो कह रहे हैं कि वो उसने कहा कि मेरी सिस्टर ने भी एग्जाम दिया था. विल वेरीफाई दिस. उन्होंने कहा विल वेरीफाई दिस. एग्जाम में नहीं बैठी सिर्फ अप्लाई किया. विल वेरीफाई दिस. बट उसके पास आरपीएससी से कोई इंफॉर्मेशन आई हो. ये सूचना ही इसके ऊपर सवाल खड़ा करती है सर. एक दिल्ली का रहने वाला, एक हरियाणा का रहने वाला, एक हनुमानगढ़ का रहने वाला, केसावत यहाँ रहता है, जिनका आप बता रहे हो कोई लिंक नहीं है आरपीएससी से. फिर ये सूचना उन अनपढ़ लोगों को कैसे मिली कि इसकी बहन ने तो एग्जाम ही नहीं दिया था? 4 लोग का लिंक एक बार आप उस पर. हाँ, वो 4 लोग केवल झांसेबाजी कर रहे हैं तो इनको इतनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. और सर दूसरा सवाल मेरा ये जी कि आप सूचना मिलने के बाद उसकी सत्यता पता करते हैं. जी. आपकी सत्यता में तो पहले ही पता हो गया कि ये तो एसीबी का मामला नहीं, ये तो झांसेबाजी का मामला है. तो आप तो अगर पुलिस को ही पकड़वा देते. अगर कोई लिख के रिपोर्ट दे रहा है कि मेंबर के नहीं सुनो कि मेंबर के नाम से हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, मेंबर के नाम से हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो नियम यह है कि जो आपके पास रिपोर्ट आती है आप उसको यू टेक इट ऑन द फेस वैल्यू एंड यू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग. कोई आपके पास कह के आता है कि वो उससे संपर्क है और उससे काम करा देगा, तो आप परिवादी के उस पर कार्रवाई करोगे या उसको अपने और थाने के बीच में भटकाओगे? आप ये बताओ मुझे. नहीं आप कार्रवाई करोगे. नहीं, आप करोगे. दिस इज व्हाट वी डिड. यही हमने किया और पूर्ण गोपनीयता बरतते हुए. नहीं किसी को सतर्क होने का मौका. सत्यता में तो आपको पहले ही पता चल गया था कि ये मैटर एसीबी का नाम पे किसी धोखेबाजी का. नहीं पहले कैसे पता चलता है बताओ? उसने शिकायत करी, आप उसको बुला के पूछोगे, उससे पूछोगे, आप कड़ी दर कड़ी आखिरी तक पहुंचोगे. जब तक आप गोपाल केसावत तक पहुंच के उससे नहीं पूछोगे भाई तुम्हारे क्या कनेक्शन है, आप कैसे कंक्लूड कर सकते हो कि इनका संपर्क है या नहीं है? सर ये पीसी एक्ट में 7A की कार्रवाई है क्या? जो अमेंडमेंट आया था कि उसमें प्राइवेट लोगों को भी हम पकड़ सकते हैं. अभी ये 7A में ही कर रहे हैं.
अभी 7A में ठीक है, कर, 7 में नहीं है। 7A सर चेन हाँ के बारे 7A में ही है, 7 में नहीं है। 2018 में ये जी, जी। प्राइवेट लोगों को भी पकड़ सकते हैं। हाँ हाँ 7A। हाँ हाँ, वो बड़ा कारगर अमेंडमेंट है वो दलालों के खिलाफ, क्योंकि आजकल बड़े जितने लोग हैं सीधे सीधे पैसे नहीं लेते वो। सर और चेन एक बार आप बता दिए, 4 लोग हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हाँ। हाउ दिस चेन वाज कनेक्टेड, हाउ दिस ऑल द एक्यूज्ड गॉट कनेक्टेड? द चेन लेयर बाय लेयर इज, कंप्लेनेंट को अनिल ने कहा कि मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, अनिल ने पैसे प्राप्त किए, अनिल ने कहा कि उसको विश्वास दिलाया कि हमारे कांटेक्ट है मेंबर से, जब पैसे उसके पास पहुंच गए हमारे लोगों ने कहा तुम्हारी बात कराओ किससे कांटेक्ट, उसने कहा मैं किसी को नहीं जानता, मैं फलां को जानता हूँ, वो जानता है। फिर उसने रविंदर से बात कराई, रविंदर को कंट्रोल डिलीवरी हुई, रविंदर ने कहा हाँ मैं गोपाल के साथ को जानता हूँ और मैं भी बात करता हूँ उससे, उनसे बात हुई कि भाई साहब पैसे आ गए, उसने कहा ले आओ, उसने पैसे ले लिए। अब ये सारा एश्योरेंस गोपाल के साउथ से इनके तक गया था कि ये काम करा सकता है। जब गोपाल के साउथ को कन्फ्रंट किया गया तो उसने कहा हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। बस पैसे